जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अध्ययन फॉर एनी एग्ज़ाम में। पिछली वीडियोज में हमने देखा था कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई और कैसे उनके उत्तराधिकारियों ने शासन किया और उनके उत्तराधिकारियों के समय में ही पेशवा का पद का वर्चस्व कैसे बढ़ा, जिसने धीरे धीरे पूरे मराठा साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। यानी पेशवाओं ने कालांतर में पूरे मराठा साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अब पेशवाओं की आपसी अनबन और मनमुटाव और एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र, आंतरिक युद्धों के कारण कैसे अंग्रेज़ों की एंट्री इनके बीच में होती है और अंग्रेज और मराठाओं के बीच में 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। हम आज की वीडियो में इन तीनों युद्धों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हुई भयानक हार के बाद ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि इसी हार के शोक में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है और इसी युद्ध में जो बालाजी बाजीराव का बड़ा बेटा था विश्वासराव, उसकी भी हत्या हो जाती है। तो जब नया पेशवा माधवराव को घोषित किया जाता है, उसी समय रघुनाथ राव के मन में भी पेशवा बनने की होती है। तो वह बीच बीच में षड्यंत्र करते रहता है और नए नए उत्पात मचाता रहता है, जिस कारण से माधवराव ने इनको शनिवार वाड़े में कैद कर दिया। अब कुछ समय पश्चात माधवराव की भी टीबी के कारण मृत्यु हो जाती है। तो माधवराव के बाद नया पेशवा नारायण राव को बनाया जाता है। नारायण राव पेशवा बनने के बाद एक गलती कर देता है कि यह रघुनाथ राव को रिहा कर देता है, जिस कारण रघुनाथ राव कुछ समय पश्चात षड्यंत्र करके नारायण राव की हत्या कर देता है और खुद को पेशवा घोषित कर देता है। रघुनाथ राव की इस घिनौनी हरकत को जब मराठाओं के मंत्रियों को पता चलती है तो वह इसका विरोध करते हैं और इसको हटाने के लिए प्रयत्न करते हैं। उसी समय नारायण राव के एक पुत्र को, उनकी पत्नी के पुत्र को जन्म होता है, जिसका नाम है सवाई माधवराव। और मराठा दरबार में नाना फडणवीस नाम के एक बड़े ही योग्य मंत्री हैं, जो कि रघुनाथ राव को हटाना चाहते हैं और सवाई माधवराव को पेशवा बनाना चाहते हैं। तो वह एक 12वां परिषद का गठन करते हैं, जिसके माध्यम से वह सवाई माधवराव को पेशवा बना देते हैं। अब रघुनाथ राव पेशवा के पद से हटाए जाने के बाद दोबारा पेशवा बनने के लिए अंग्रेज़ों के पास जाता है और उनसे एक संधि कर लेता है। इस संधि को हम सूरत की संधि कहते हैं। सूरत की संधि में जो अंग्रेज़ हैं वो अपने मन माफिक संधि करते हैं, क्योंकि यहाँ रघुनाथ राव को तो पेशवा बनना है, जिस कारण वह संधि पर कैसी सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। संधि जो थी सूरत की संधि वो 17 हुई थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूरत की संधि किसके बीच में हुई और कब हुई। तो सूरत की संधि अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच में 1775 में हुई। अब इसमें संधि में अंग्रेज़ों द्वारा 2500 सैनिक रघुनाथ राव के सहयोग के लिए दिए जाते हैं और इसके बदले में रघुनाथ राव इनको सालसेट और बसीन अंग्रेज़ों को देता है। सालसेट और बसीन वर्तमान में मुंबई और ठाणे हैं तथा सूरत और भरूच के राजस्व भी कंपनी के साथ बांटे जाएंगे। ऐसी संधि पर रघुनाथ राव हस्ताक्षर कर देता है और कर्नल कीटिंग के साथ मिलकर युद्ध आरंभ कर देता है। एक तरफ रघुनाथ राव और कर्नल कीटिंग की सेना तथा दूसरी तरफ मराठाओं की तरफ से 12वां परिषद के एक सदस्य हरिपंत फड़के आपस में इनसे युद्ध करते हैं। अब एक युद्ध होता है अरास का युद्ध, जिसमें अंग्रेज पराजित होते हैं। उस समय पर जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आती थी और जब बंगाल के गवर्नर जनरल वो थे वारेन हास्टिंग, तो ये वारेन हास्टिंग को बिना सूचना दिए ही युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। जब युद्ध प्रारंभ होने के बाद एक कॉपी जब वारेन हास्टिंग के पास जाती है तो वह इस सूरत की संधि को नहीं मानता। जनरल उपटन को मराठों के पास पुरंदर की संधि के लिए भेजता है, क्योंकि इसी समय में वह उनको मिली अमेरिका में हार, अमेरिका में क्योंकि उस समय आज़ादी का युद्ध चला था जिसमें अंग्रेज़ों को हार मिली थी, जिस कारण वे भारत में कोई भी कदम ऐसा नहीं रखना चाहते थे कि भारत भी उनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि हाल ही में इन्होंने बंगाल पर विजय प्राप्त किया था और इनका इसी समय में मैसूर के साथ भी संघर्ष चल रहा था, जिस कारण वारेन हेस्टिंग नहीं चाहता था कि वह कोई भी ऐसा कदम भारत के अंदर उठाए कि वह भारत से उनको हाथ धोना पड़े। तो वह सूरत की संधि को निष्कासित करके 1776 में पुरंदर की संधि करता है। अब इस संधि के अंतर्गत जो सवाई माधवराव को ही पेशवा माना गया तथा अंग्रेजों द्वारा मराठों के किसी भी विरोधी के साथ संधि नहीं की जाएगी, चाहे वह रघुनाथ राव ही क्यों न हो, ऐसी शर्त रखी गई तथा मराठों के जिन जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर किया था वह सब वापस किए जाएंगे। और इसमें जो सालसेट का क्षेत्र है जो मराठों द्वारा उनको देने के लिए अस्वीकार किया गया, क्योंकि मराठों ने नहीं चाहते थे कि सालसेट अंग्रेजों के पास जाए, तो उन्होंने इसके बदले कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसकी उपज 3 लाख हो अंग्रेजों को देने की बात कही। साथ ही रघुनाथ राव को भी पेंशन देने की कहा।
अब संधि के बाद जो मुंबई प्रेसिडेंसी है वह रघुनाथ राव से अपने संबंध बना के रखती है, जिस बात की मराठों को भी पता है कि मुंबई प्रेसिडेंसी रघुनाथ राव का साथ दे रही है। तो इसी क्रम में मराठे भी अपनी शक्ति बढ़ाने लग जाते हैं। तो मराठे अपनी शक्ति बढ़ाने के क्रम में फ्रांसीसियों के साथ 1777 में एक संधि करते हैं, जिसमें मराठों द्वारा पश्चिम बंदरगाह व्यापार के लिए फ्रांसीसियों को दे दिया जाता है। इसके बदले में फ्रांसीसी इनको 2500 यूरोपीय सैनिक तथा 10,000 भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण देने की बात कहते हैं। अब इस बात का जब मुंबई प्रेसिडेंसी वाले अंग्रेज़ों को पता चलता है तो वह इसका विरोध कर देते हैं और युद्ध का प्रारंभ कर देते हैं। अब जो मराठों का नेतृत्व है वह महादजी शिंदे द्वारा किया जाता है। महादजी शिंदे बड़े ही दिमाग से अंग्रेज़ों को तालेगांव के पास लाने में मजबूर कर देते हैं और इनको यहाँ घेर लेते हैं तथा उधर बड़गांव के क्षेत्र में भी अंग्रेज़ों को बुरी तरह से घेर लिया जाता है, जिस कारण से अंग्रेज़ों ने मराठों के सामने समर्पण कर दिया। मुंबई प्रेसिडेंसी समर्पण करके बड़गांव की संधि मराठों से कर लेती है। बड़गांव की जो संधि थी वो 1779 में, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब हुई, तो बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी। इसके द्वारा 1777 से जितने भी क्षेत्र थे अंग्रेज़ों ने कब्जे में किए वे सब वापस किए जाएंगे। जब इस संधि के बारे में बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को पता चलती है तो वह इस संधि को मानने से मना कर देते हैं तथा साथ ही अपनी तीनों सेना मराठों के विरुद्ध युद्ध के लिए भेज देते हैं। अब इन तीनों सेनाओं का जो नेतृत्व था वो कर्नल गोडार्ड तथा कर्नल पोकम और जनरल केमे कर रहे थे। कर्नल गोडार्ड वाली सेना नेतृत्व वाली सेना ने अहमदाबाद के क्षेत्र पर 1779 में अपना कब्जा किया और 1780 में इन्होंने बसीन पर कब्जा किया तथा कर्नल पोकम की नेतृत्व वाली सेना ने 1780 में ग्वालियर पर कब्जा किया तथा जनरल केमेक ने 1781 में सिपरी के युद्ध में महादजी शिंदे को हरा दिया। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों का थोड़ा पलड़ा भारी है तो यह अपने हिसाब से संधि करना चाहेंगे। तो जो जनरल वारेन हेस्टिंग है उसने क्या किया कि नाना फडणवीस और पेशवा के साथ अपनी मांगों से हिसाब से संधि करने के लिए महादजी शिंदे को उनसे अलग करना चाहा। तो महादजी शिंदे जो हैं अब ना तो वो अंग्रेज़ों के साथ हैं ना ही पेशवाओं के, वह बीच में रहकर संधि की मध्यस्थता करेंगे क्योंकि इनको जनरल केमेक ने सिपरी के युद्ध में हरा दिया है। तो अब यह वारेन हेस्टिंग द्वारा सालवाई की संधि की जाती है 1782 में। इसी समय में हम देखा होगा कि इस उनका संघर्ष मैसूर के साथ भी चला है। ये पिछली वीडियो में हमने आंग्ल मैसूर संघर्ष में देखा था। तो इसी दौरान वह मराठों को अपने साथ लेने के लिए उनके साथ यह सालवाई की संधि 1782 में कर लेता है। इस संधि के अनुसार सालसीट का जो क्षेत्र है अब पूर्णतः वह अंग्रेजी कंपनी के कब्जे में रहेगा तथा 1776 की जो पुरंदर की संधि के बाद जिसने मराठा क्षेत्र अंग्रेज कंपनी ने अपने कब्जे में किए थे वे सब वापस किए जाएंगे तथा मराठा किसी अन्य यूरोपीय की शक्ति के साथ अब कोई संधि नहीं करेंगे। अगर संधि के विरुद्ध कोई काम होगा तो पूरी जिम्मेदारी महादजी शिंदे की होगी क्योंकि महादजी शिंदे की मध्यस्थता में यह संधि हुई थी। इस संधि के बाद लगभग 20 साल तक शांति बनी रही। अब 20 साल के अंतर्गत महादजी शिंदे भी मर जाते हैं तथा नाना फडणवीस। अब ये जो मराठा साम्राज्य था ये काफ़ी बड़ा था, जिस कारण से इसको छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट रखा था और जिनके ऊपर अलग अलग वंश के शासकों का शासन चलता था। ये सभी वंश जो पेशवा थे पूना के, इनके अंतर्गत ही आते थे, यानी ये सभी आपस में मिलकर मराठा परिसंघ बनाते थे जो कि पूरे मराठा साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाता था। इसके अंतर्गत सिंधिया जो वंश था वो ग्वालियर पर शासन करता था, होलकर वंश इंदौर पर शासन करता था, गायकवाड़ वंश बड़ौदा पर शासन करता था, भोसले वंश नागपुर पर शासन करता था और पेशवा तो पुणे में शासन करते ही थे। यानी ये सभी पेशवा जो थे पुणे के उनके अंतर्गत आते थे। अब हम बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1805 तक चला। इस युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी वह इस प्रकार थी कि 1795 में जब सवाई माधवराव 21 साल के थे तो वह शनिवार वाड़े के ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। यानी उस समय इनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से जो रघुनाथ राव थे उनका पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया जाता है। यह बहुत कमज़ोर था तो इसका जो पूरा कार्यभार था वो नाना फडणवीस ही संभालते थे। नाना फडणवीस ने ये जो परिसंघ मैंने ऊपर पढ़ाए थे मराठा परिसंघ, इन सबको एक करके रखा था। लेकिन बाद में क्या होता है 1800 में नाना साहब की मृत्यु हो जाती है तो ये जितने भी गुट थे अलग अलग इनके जो वंशों के आपस में संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं। इसी में जो एक था होलकर वंश और सिंधिया वंश, इनमें बहुत आपस में बहुत ज़्यादा संघर्ष होते थे। लेकिन जो यहाँ पेशवा था ये क्या करता था, सिंधियाओं को अपना सहयोग देता था। तो इसी क्रम में जो यशवंतराव होलकर का एक बार इनका 1802 में युद्ध हो जाता है दौलतराव सिंधिया और पेशवा बाजीराव द्वितीय से। तो 1802 में पूना के पास हड़पसर क्षेत्र में यशवंत राय होलकर की सेना द्वारा पेशवा व सिंधिया को हरा दिया जाता है। अब पेशवाओं के हार जाने के कारण जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उन्होंने क्या किया, जो पूना में उनका जो साम्राज्य था उसको छोड़कर बसीन चले गए, बसीन के क्षेत्र में चले गए। अब यशवंत राव क्या करता है कि ये खुद को तो पेशवा बना नहीं सकता, क्योंकि अगर ये खुद को पेशवा बनाएगा तो और सभी जो गुट हैं मिलकर इसके साथ संघर्ष प्रारंभ कर देंगे यानी युद्ध छेड़ देंगे। इसलिए इसने विनायक राव को पेशवा बनाया। अब विनायक राव जो था इसकी वो पूरी बातें मानता था, सारी बातें मानता था।
अब इसके बाद क्या हुआ कि जो बाजीराव द्वितीय जो छोड़कर चले गए थे पूना को, ये क्या करते हैं, इनकी दोबारा पेशवा बनने की चाह बढ़ती है, जिससे ये अंग्रेज़ों के साथ जाकर एक बसीन की संधि कर लेते हैं। अंग्रेज़ तो इस बात की फिराक में थे कि आपस में लड़ें और हमारे पास आएँ, जिससे हम इसमें इंटरफेयर करें, क्षेत्र पर अपना अधिकार बढ़ाएँ, क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लें। तो एक बसीन की संधि होती है 1802 में। इसमें क्या कहते हैं कि अंग्रेज़ जो हैं इसकी बाजीराव द्वितीय की सहायता करना स्वीकारते हैं। अब इसके बदले में ये कुछ अपनी डिमांड रखते हैं, जो ऐसी थी कि बाजीराव द्वितीय को सूरत का क्षेत्र अंग्रेज़ों को देना होगा, तथा मराठा द्वारा जो निज़ामों से लिए जाने वाला चौथ है वो बंद करना होगा, क्योंकि जो निज़ाम थे वो अंग्रेज़ों की सहायक संधि कर रखी थी, यानी उनके अंदर ही आ गए थे, तो इसलिए उनसे चौथ लेना बंद करना पड़ेगा। 6000 सैनिक अंग्रेजी कंपनी द्वारा बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनने के लिए दिए जाएंगे, जो कि पेशवा बनने के बाद भी उनका खर्चा बाजीराव द्वितीय को ही देना होगा, और 26 लाख रुपये का मूल्य रखने वाला कोई भी क्षेत्र अंग्रेज़ों को दिया जाएगा। इसके बाद जो मराठा की सारी विदेश नीतियाँ हैं वो अंग्रेज़ कंपनी के नियंत्रण में होंगी, और अंग्रेज़ों का जिस किसी भी देश से संघर्ष चल रहा होगा उस देश के व्यक्ति के साथ को मराठा के जो साम्राज्य था उसमें नियुक्त नहीं किया जाएगा। यानी बाद में 13 में 1803 में बाजीराव द्वितीय को फिर से पेशवा बन गई। इस संधि के बाद पेशवा बन गए, परंतु अब पेशवा पूर्ण आज़ादी के साथ अपना कार्य नहीं कर सकता था। संधि के बाद जो मराठा साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया, ये जो अलग अलग गुट थे इनका समय विघटन होना प्रारंभ हो गया। इसके बाद जितने भी मराठा साम्राज्य के वंश थे वो एक होकर इस षड्यंत्र के खिलाफ युद्ध करने के लिए निर्णय लिया जाता है। सब मिलकर आपस में बोलते हैं भाई चलो अंग्रेजों से अब युद्ध करते हैं, जिसको हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। अब जब सभी वंशों से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ अभियान किया, परंतु क्या होता है कि यह इस अभियान में विफल हो जाते हैं। अभियान में हार रहे हैं, तो बाद में अंग्रेज क्या करते हैं, अपनी कूटनीति से अलग अलग वंशों के साथ अलग अलग संधि करते हैं। जैसे सिंधिया वंश था, उनको हराने के बाद सिंधिया के साथ इन्होंने सुरजी अजनगांव की संधि की 1803 में। पूछ लिया जाते हैं इन संधियों का कभी कभी क्रम भी पूछ लिया था, जिससे इसलिए इनकी डेटों को जरूर देखना। जो सिंधिया था उनके साथ में सुरजी अजनगांव की संधि की, भोंसलों के साथ में देवगांव की संधि 1803 में ही की, और होलकरों के साथ में राजपुर घाट की संधि 1804 में की। इसके बाद इन संधियों के बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो जाता है। अब जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1817 से 1818 तक चला। इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो इस प्रकार है। मराठे जब कोई अभियान करते थे तो उन अभियानों में मराठों का साथ पिंडारी देते थे। अब पिंडारी क्या करते थे, जब मराठे जीत जाते थे तो उन क्षेत्रों में लूटपाट करते थे। पिंडारी की कोई जाति विशेष नहीं होती थी, बस ये अभियानों में मराठों का साथ देते थे और जीत के बाद वहाँ लूटपाट करते थे। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद क्या होता है कि जो मराठा साम्राज्य था वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से उनके द्वारा अब ज़्यादा अभियान नहीं चलाए जा रहे थे। इससे जो पिंडारी थे उनकी कोई कमाई नहीं हो रही थी, तो जिस कारण से पिंडारियों ने क्या किया कि अपनी पूर्ति के लिए जो आसपास के क्षेत्र थे, जैसे निजामों का क्षेत्र, कर्नाटक के नवाबों का क्षेत्र, मालवार के क्षेत्र और अंग्रेजों के क्षेत्रों पर लूटपाट शुरू कर दिया थी। अब इस लूटपाट से परेशान होकर तब 1817 में जो अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा एक निर्देश दिया था कि पिंडारियों पर आक्रमण कर दिया जाए। हेस्टिंग ने जब ये निर्देश दिया तो मराठी जो थे उनको लगा कि उनकी जो संप्रभुता है उस पर उन्होंने ठेस लगा उनकी संप्रभुता को, जिस कारण से उन्होंने इसका बदला लेने का निर्णय लिया। यह भी एक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का एक कारण था। इसके बाद क्या होता है, जो द्वितीय आंग्ल मराठा के बाद जो कंपनी के जो द्वारा जो मराठा साम्राज्य थे वो अलग अलग वंशों के केंद्रों पर इन्होंने क्या किया, अपना एक रेजिडेंट नियुक्त कर दिया, जो कि उनके साम्राज्य पर नज़र रख सके कि यह कोई षड्यंत्र या कोई चाल तो नहीं चल रहे हैं जो देखकर पकड़ में आ जाए। अब पेशवा और जो गायकवाड़ है उनके बीच में वित्तीय संघर्ष शुरू हो जाता है। तो गायकवाड़ जो वंश के मंत्री गंगाधर शास्त्री था वो पूना साम्राज्य में जाता है। तो जहाँ पूना साम्राज्य के एक मंत्री था त्र्यंबका जी डांगलिया, उसके द्वारा इस गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी जाती है। अब अंग्रेज कंपनी जो है वो गायकवाड़ वंश के समर्थन में त्र्यंबका जी डांगलिया को सौंपने के आदेश दे देती है। यह भी एक कारण था। और दूसरा, अंग्रेजों को लगता था कि पेशवा के जो अब धीरे धीरे विद्रोही होने की आशंका अंग्रेजों को लगने लगी थी, जिस कारण से अंग्रेजों ने क्या किया, एक पूना की संधि 1817 में की। अब इस संधि के जो तहत क्या किया इन्होंने, जो अंग्रेजी कंपनी द्वारा पेशवा का बहुत क्षेत्र अपने नियंत्रण में ले लिया, जैसे नर्मदा नदी के उत्तर का क्षेत्र, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का क्षेत्र, तथा पेशवा गायकवाड़ से अब किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे, ये भी बात रखी इसमें। तथा पेशवा किसी भी भारतीय राजा के साथ अब संधि नहीं कर सकते। ये भी कारण थर्ड जो एंग्लो वार हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध, उसके रीजन थे। इन्हीं कारणों से पेशवा ने भोसले वंश, सिंधिया वंश और होलकर वंश के साथ मिलकर विद्रोह की एक रणनीति बनाई। अब पेशवा द्वारा छिपकर बहुत बड़ी सेना बना ली गई थी तथा बाकी वंशों के भी इन्होंने पैसा देकर मदद की थी। अब पेशवा और सिंधिया जो वंश थे वो दूसरे साम्राज्यों से सहयोग लेने की कोशिश में लग जाते हैं, और उस समय जो सिख साम्राज्य के राजा रणजीत सिंह और नेपाल साम्राज्य से मदद मांगी गई, परंतु इस कार्य में अंग्रेजी कंपनी द्वारा सिंधिया वंश को पकड़ लिया जाता है तथा
ग्वालियर में ये सिंधिया वंश के साथ एक संधि करते हैं, जिसको कहते हैं ग्वालियर की संधि, जो कि 1817 में होती है। अब इस संधि के तहत क्या होता है कि सिंधिया को अब पिंडारियों का दमन करने में अंग्रेजों का साथ देना होगा, जिससे सिंधिया अब पेशवाओं की कोई मदद नहीं कर सकते। अब इसके बाद पेशवाओं को लगा कि सिंधिया तो चले गई, तो इससे पहले कुछ और हो, तो पेशवा द्वारा भोसले और होलकर वंश को आक्रमण का आदेश दे दिया जाता है, और खुद सबसे पहले क्या करते हैं, पूना में जो ब्रिटिश निवास था उस स्थान पर आग लगा देते हैं। यानी 1817 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो जाता है, इसी के साथ आग लगाने के साथ में। अब भोसले वंश के जो अपर अब भोसले ने नागपुर में ब्रिटिश रेजिडेंस में आग लगा दी, तथा पेशवा द्वारा किरकी में ब्रिटिश कैंप पर आक्रमण किया गया। अब जो सितवल्दी थे पर भोसलों ने आक्रमण किया, किरकी पर पेशवाओं ने आक्रमण किया, तथा होलकर वंश ने मेहदीपुर पर आक्रमण किया। ये दोनों पराजय हो गई तीनों, यानी इनकी तीनों इसमें जहाँ जहाँ इन्होंने युद्ध प्रारंभ किया वहाँ इनकी पराजय हो गई। अब होलकर वंश के साथ 1818 में ये मंदसौर की संधि कर लेते हैं अंग्रेज। होलकर वंश को हरा के इसमें मंदसौर की संधि कर लेते हैं, और पेशवा बाजीराव द्वितीय हारने के बाद दक्षिण की तरफ भाग जाते हैं। अब अंग्रेजों को क्या लगता है कि ये दोबारा आक्रमण करने के लिए आ सकता है, इसी डर से वो क्या पूना में और अतिरिक्त सेना बुलाते हैं। अब पूना में अतिरिक्त सेना आ रही होती है, तो एक सेना की टुकड़ी कोरेगांव के पास रुकी होती है, और पेशवा इसमें अवसर पाकर लाभ उठाने के हेतु युद्ध छेड़ देता है, लेकिन यह यहाँ भी हार जाता है। इसके बाद जान बचाने के लिए यह पेशवा जो इधर से उधर भागने लगता है, और जून 1818 में क्या करता है, पेशवा बाजीराव अपना समर्पण कर देता है, और इसके बाद अंग्रेजों में पेशवा पद को खत्म कर दिया जाता है। अब अंग्रेजों द्वारा जो कब्जा किए गए सारे क्षेत्र थे उनको बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखे जाएंगे, तथा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया जाता है, और पिंडारियों का अंत कर दिया जाता है। उनके जो सरदार थे आमिर खान और करीम खान, इनका भी ये भी आत्मसमर्पण कर देते हैं। इस प्रकार मराठा साम्राज्य पूर्ण नियंत्रण में आ गया, यानी अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य आ गया। अभी हमने देखा कि तीनों आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में कैसे अंग्रेजों ने अपना मराठाओं पर आधिपत्य जमा लिया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि एग्जामों में संधियों के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है। कभी कभी पूछ लेता है, संधियों का क्रम पूछ लेता है, संधियों की डेट पूछ लेता है कब हुई थी, और उस समय कौन गवर्नर जनरल था। तो अभी हम सारी संधियों को कौन से आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई उसके क्रम में बताएंगे, और उस समय कौन गवर्नर जनरल था। उससे पहले कि एक हुई थी 13 जून 1817 को पूना की संधि, जिसके बाद क्या हुआ था कि पेशवा का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं जो फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध था, उस समय में जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था, और उस समय जो संधियाँ हुई थी वो थी सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में, और सालबाई की संधि 1782 में। इसी तरह सेकंड मराठा वार के टाइम पे लॉर्ड वेलजली था गवर्नर, और जो संधियाँ हुई थी वो वसीन की संधि हुई थी 1802 में, देवगांव की संधि हुई थी 1803 में, और जुन्नी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 1803 में, और राजपुर घाट की संधि 1804 में हुई थी। और जो थर्ड आंग्ल मराठा लॉर्ड हेस्टिंग था उस समय गवर्नर, और जो संधियाँ हुई थी वो पूना की संधि हुई थी 1817 में, और ग्वालियर की संधि हुई थी 1817 में। इन्हीं संधियों को कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। धन्यवाद।